महारानी विक्टोरिया ने लाख प्रयास किया, लेकिन हिंदुस्तान के जेहन में जो अकबर की छवि थी, विक्टोरिया की छवि नहीं बन सकी। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर लाल किला में अंतिम सांसें ले रहा था। उस समय भी ब्रिटिश को बहादुर शाह जफर को रिमूव करने, उसको हटाने की हिम्मत नहीं पड़ी, जिसकी इच्छा रही थी कि हमारा कब्र हमारे प्रिय भूमि काबुल में बने। 2 गज भी जमीन ना मिली हुए यार। बदौनी के लिए इससे बड़ा पनिशमेंट और कुछ भी नहीं हो सकता था कि जब उसे रामायण का अनुवाद अकबर के आदेश से करना पड़ा। अकबर की उदार नीति के कारण मुगल साम्राज्य का निर्माण हुआ और अकबर की अनुदार नीति के कारण मुगल साम्राज्य का विघटन हो गया। हिंदुस्तान को अगर मुगलों ने अपना मुल्क माना तो उस हिंदुस्तान को अपना मुल्क बनाने में अकबर का योगदान है। बाबर ने हिंदुस्तान को जीता और अकबर ने हिंदुस्तानियों को जीता। ओके डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, पिछले लेक्चर में हमने आपके साथ संवाद स्थापित करने का प्रयास किया था। मैंने आपसे कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश किया था। मुद्दा क्या था? मुद्दा था कि भाई जो नई एनसीईआरटी जो क्लास 8th की आई है, उसने एकेडमिक जगत में एक नया बौद्धिक भूचाल ला दिया, इंटेलेक्चुअल अपहेवल, कि क्या मुगल का जो वास्तविक चेहरा, या मुगल ही नहीं पूरे मिडिल हिस्ट्री का जो वास्तविक चेहरा दिया गया है वह वास्तविक चेहरा है। फिर मेरे जो सबऑर्डिनेट्स थे और असिस्टेंट्स थे उन्होंने बताया कि भाई आपके स्टूडेंट्स की तरफ से जोरदार डिमांड है कि अकबर की महानता का अलग से परीक्षण किया जाए कि क्या वाकई में अकबर महान था या फिर इस नई एनसीईआरटी ने अकबर को महानता के दर्जे से गिरा दिया। और आज की तारीख में पूरा हिंदुस्तान अफसोस कर रहा है कि कम से कम पिछले 200 वर्षों से हम एक ऐसे शासक को क्यों महान मानते रहे जो महान या ग्रेट होने, अकबर द ग्रेट कहलाने की योग्यता नहीं रखता था। क्या आज हिंदुस्तान इस बात पर पश्चाताप कर रहा है? माय स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, so far as that is possible we try to be neutral and neutrally हम इस बात की समीक्षा करें। हम दोनों पक्ष आपके सामने रखेंगे। पहली बात कि अकबर का इवोल्यूशन करने से पहले 2-3 बातों को मैं आपके संज्ञान में लाने की कोशिश करूंगा। प्लीज आप लोग इसको नोटिस करिएगा। पहली चीज कि अकबर वाज रूलिंग इन इंडिया इन 16th सेंचुरी। अकबर जिस समय भारत में शासन कर रहा था वह 16th सेंचुरी का टाइम था। 16th सेंचुरी के टाइम में 16वीं सदी में यूरोप थोड़े से करवटें बदल रही थी, क्योंकि यहां पर पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन शुरू हो चुका था। लेकिन हिंदुस्तान अभी मिडिवल मानसिकता से आगे नहीं बढ़ पाया और हिंदुस्तान क्या पूरे अन्य कॉन्टिनेंट भी, दुनिया के बाकी देश भी, बाकी क्षेत्र भी। तो पहली बात हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि अकबर मध्ययुग का एक शासक था। He was a king of medieval age, so he should not be evaluated on the modern parameters. अकबर एक मध्यकाल का शासक था, इसलिए उसे आधुनिक मानदंडों पर उसका मूल्यांकन नहीं। नंबर 2 कि जब हम अकबर की बात करते हैं तो 2 बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। एक, उसके सेंट्रल एशियन लेगेसी, क्योंकि वह मध्य एशिया से आया हुआ था और मध्य एशिया के जो शासक रहे थे उनका कोड ऑफ कंडक्ट बिल्कुल अलग रहा था जो हिंदुस्तान के शासक थे उनसे। और तीसरा फैक्टर यह है कि अकबर बीइंग अ माइनॉरिटी किंग, मतलब ही वाज कमिंग फ्रॉम अ माइनॉरिटी कम्युनिटी, वह एक अल्पसंख्यक समूह से आया हुआ और अल्पसंख्यक समूह से आने के बाद वो हिंदुस्तान में किस कदर पॉपुलर हुआ कि जब आप समझ सकते हैं कि अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर लाल किला में अंतिम सांसें ले रहा था, उस समय भी ब्रिटिश को बहादुर शाह जफर को रिमूव करने, उसको हटाने की हिम्मत नहीं पड़ी,
जब तक कि ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 नहीं हुआ या इंडिया का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं हुआ। तो अब क्या था ऐसा, क्योंकि अकबर ने जो मुगल बादशाहत के इर्द गिर्द एक ऑरा क्रिएट कर दिया था, एक 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 भव्य चेहरा क्रिएट कर दिया था कि हिंदुस्तान में उस बादशाहत की इतनी गहरी पहचान बनाई थी कि जब 1857 में हिंदुस्तान के उस मुगल अंतिम बादशाह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, तो उसके जो गजल थे उसने हिंदुस्तानियों के दिल को छलनी कर दी। यही देखिए, एक बाबर था जिसने अपने तुजुके बाबरी में अपनी इच्छा प्रकट की थी, जिसकी इच्छा रही थी कि हमारा कब्र हमारे प्रिय भूमि काबुल में बने। और एक बहादुर सा जफर था जिसका कब्र जब रंगून में बना तो उसने लिखा, 2 गज भी जमीन ना मिली कुए याद। मतलब कि वो अपने हिंदुस्तान में दफन के लिए तरस रहा, क्योंकि यह जो मुगल डायनेस्टी का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था उस मेंटेलिटी का जन्मदाता अकबर था। हिंदुस्तान को अगर मुगलों ने अपना मुल्क माना तो उस हिंदुस्तान को अपना मुल्क बनाने में अकबर का योगदान है। बाबर ने हिंदुस्तान को जीता और अकबर ने हिंदुस्तानियों को जीता, तो दोनों में फर्क है। हम इस बात को आपके संज्ञान में लाने का प्रयास करेंगे। चौथी बात मैं ये कहूंगा कि जिस समय अकबर के द्वारा धार्मिक उदारता की नीति अपनाई गई थी, धार्मिक उदारता की नीति जिस समय अकबर के द्वारा अपनाई गई थी, उस समय दुनिया के बाकी क्षेत्रों में क्या चल रहा था, पश्चिम एशिया और मध्य एशिया में किस तरह की राजनीति चल रही थी, यूरोप जो दुनिया को सभ्य बनाने का दावा जो यूरोप करता है वहां किस प्रकार का पॉलिटिक्स था। जब इन तमाम बातों को अपने ध्यान में रखेंगे तब हमारे लिए अकबर का महत्व प्रकट होगा कि अकबर किस रूप में 16वीं सेंचुरी में आकर भी एक यूनिक किंग था, एक अनूठा किंग था। लेकिन तब आप हमसे एक प्रमाण मानेंगे, जो इतिहास में प्रमाण बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बिना एविडेंस के, बिना साइंटिफिक एविडेंस के इतिहास नहीं चलता है। आप हमसे पूछेंगे कि आप जितनी बातें कह रहे हैं, जो सारी बातें तो आप सतीश चंद्र और प्रोफेसर इरफान हबीब की भाषा बोल रहे हैं, और इन महानुभावों ने अकबर की जोर से ज्यादा प्रशंसा की। आपके मन में ये बात आएगी, आप माने या न माने, आपके मन में आएगी। लेकिन इसका जवाब भी मैं आपको दूंगा कि हम किस एविडेंस के बेसिस पर आपको बता रहे हैं। क्योंकि देखिए, एविडेंस को हम काउंटर चेक करके फिर हम आपको एक निष्कर्ष पर ले जाएंगे। तो चलिए पहले शुरू करते हैं कि आपके इस नई एनसीईआरटी बुक में जो अकबर की तस्वीर खींची गई है वो सबसे थोड़ी अच्छी तो जरूर खींची गई है, क्योंकि बाबर को तो बिल्कुल ही ब्रूटल कहा गया। औरंगजेब की तो कोई बात ही नहीं है, वो योग्यता भी रखता है उसी तरह की। मतलब औरंगजेब के कुछ कारनामे भी ऐसे रहे, और बाकी जो सुल्तान ऑफ दिल्ली है, मुगल रूलर है, इन सब में जो डार्क शब्द का या डार्क जैसे शब्द का जो इस्तेमाल हुआ, यह बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया है कि अगर मुगलों को के काल को या सल्तनत काल को या मेडिवल हिस्ट्री को हम अंधकार का युग कहेंगे तो फिर हमें ब्रिटिश शासन को प्रलय का युग मानना पड़ेगा। क्योंकि अंधकार के बाद अब हमारे पास एक ही मुहावरा बच जाता है, प्रकाश। लेकिन मुगल काल के बाद ब्रिटिश शासन काल को प्रकाश का काल कहना तो कतई भी उचित नहीं है। ये ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास लेखन को की पुष्टि करने के बराबर होगी और ब्रिटिश शासन की वैधता सिद्ध करने के बराबर होगी। तो हम चलिए उस मुद्दे पर भी आएंगे। तो चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं। अकबर के बारे में कक्षा एनसीईआरटी में आपको लिखा गया है कि अकबर शुरू में कट्टर था। उसने चित्तौड़ के किले पर धार्मिक कट्टरता दिखाई, 30,000 लोगों को कत्लेआम करवाया, मंदिर तोड़े, जिहाद की घोषणा की। लेकिन आगे चलकर उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन आया और अकबर एक उदार शासक बना।
अगर ऐसा कहा गया है तो मैं नहीं समझता कि अकबर के बारे में कोई ऐसा गलत इंफॉर्मेशन है या फिर अकबर महानता की कोटि से हट जाता है। मैं आपको बताऊं कि इससे पहले आप सतीश चंद्र की बुक पढ़िए, आप कोई मेन हिस्टोरियन की बुक पढ़िए, मेन स्ट्रीम हिस्टोरियन की बुक पढ़िए, आप प्रोफेसर इरफान हबीब का भी स्पीच सुनिए। प्रत्येक हिस्टोरियन ने इस बात को स्वीकार किया है, क्योंकि देयर इज अ साइंटिफिक एविडेंस कि अकबर ने जब चित्तौड़ के किले पर हमला किया तो अकबर ने उसमें क्रूरता दिखाई, और क्रूरता ही नहीं दिखाई, उसने वास्तव में 30,000 लोगों को कत्लेआम करवाया। या हो सकता है संख्या थोड़ा अधिक या कम हो, उस पर विवाद हो सकता है, लेकिन उसने कत्लेआम करवाया, जिहाद का नारा दिया। टेंपल तोड़ने का एविडेंस हमको नहीं मिलता है, लेकिन क्योंकि जो वहां पर एक, हम जब चित्तौड़ में, जब वहां पर, हालांकि चित्तौड़ का किला तो बहुत बड़ा किला है, तो उसमें तो लगभग मैं समझता हूं कि पैदल उसकी यात्रा करना भी मुश्किल है। मैं उस चित्तौड़ के किले पर घुमा हूं, तो मुझे वहां पर जैसे मीराबाई का टेम्पल वो महाना सांगा के समय से ही दिखाई दी। अकबर का इन्वेजन उसके बाद हुआ होगा। फिर विजय स्तंभ महाना सांगा का उसी तरह, राणा कुंभा का विजय स्तंभ उसी प्रकार से बना हुआ है। तो ये सब चीजें दर्शाती है कि अगर अकबर ने उसको टारगेट करता तो उन सबको कम से कम धराशायी करना चाहिए था। मुझे नहीं लगता कि टेम्पल डिमोलिशन हुआ, लेकिन कत्लेआम हुआ, जिहाद का नारा हुआ, इसको मेन स्ट्रीम हिस्टोरियन भी स्वीकार करते। लेकिन मैं आपको बताऊं कि स्वयं सतीश चंद्र जिन्होंने अकबर की धार्मिक नीति पर काम किया है, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि अकबर की धार्मिक नीति को, आप सतीश चंद्र की बुक पढ़िए, he just trying to project the religious policy of Akbar as evolutionary policy, not revolutionary policy, evolutionary policy। तो धीरे धीरे इवॉल्व किया है, धीरे धीरे अकबर की जो धार्मिक नीति है वह विकास करती गई है, धीरे धीरे उसमें सुधार हुआ है। जैसे सबसे पहला वो फेज देते हैं 1556 से शुरू होता है, जब अकबर का कोरोनेशन होता है, जब अकबर का सिंहासनारोहण होता है 1556 में, वहीं से शुरू होती है उसकी धार्मिक नीति का पहला चरण, जो समाप्त होती है 1573 में आकर। उसमें अकबर की नीति की क्या विशेषता है? उसमें अकबर की नीति की विशेषता यह है कि अकबर अपने व्यक्तिगत विचारों में कंजर्वेटिव रहा था। अकबर एक व्यक्ति के तौर पर एक 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 एक, एक रूढ़िवादी सुन्नी मुसलमान था, रूढ़िवादी सुन्नी मुसलमान, और दो रूढ़िवादी उलेमाओं के प्रभाव में था, दो कंजर्वेटिव उलेमाओं के प्रभाव में था। एक का नाम था शेख अब्दुल नबी और दूसरे का नाम था मोहम्मद सुल्तानपुरी। इन दोनों के प्रभाव में अकबर ने कुछ काम किए थे। उसने धार्मिक रूढ़िवादिता दिखाई, व्यक्तिगत तौर पर इस्लाम के प्रति पूरा समर्पण दिखाया। एक अवसर पर तो सतीश चंद्र स्वयं लिखते हैं कि उसने अब्दुल नबी का, जो रूढ़िवादी उलेमा था, उसका चरण पादुका यानी चप्पल तक धोया था। इतना बड़ा कंजर्वेटिव था। लेकिन हाँ, सतीश चंद्र कहते हैं कि हमारा जो व्यक्तिगत विश्वास है और हमारी जो राजनीतिक नीति है, जैसे देखिए हर इंसान के दो चेहरे होते हैं, एक प्राइवेट एक पब्लिक। तो उस समय वो प्राइवेट में कंजर्वेटिव था, लेकिन पब्लिक में उसी समय मुख्य जो पुस्तकें लिखती है वो लिखती है कि 1563 में उसने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया और 1564 में जजिया कर को समाप्त किया। हालांकि मैं ये ऐसा नहीं कहता कि इस पर विवाद नहीं है। एक दूसरे सोर्स से यहां तक भी कहा गया कि 1579 में उसने या 1575 में उसने जजिया कर को समाप्त किया। मैं आपको बताऊं, प्रोफेसर इरफान हबीब भी लिखते हैं जब 1579 में अकबर के अगेंस्ट में बहुत सारे विद्रोह हो रहे थे, तो अकबर ने 1 साल के लिए, 9 या 10 महीने के लिए फिर दोबारा जजिया कर को पुनर्जीवित किया था। तो मतलब यह है कि माय स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, धर्म के पीछे एक राजनीति भी काम कर रही थी। तो अकबर अगर कहीं ना कहीं व्यक्तिगत अपनी सोच में कंजर्वेटिव था, रूढ़िवादी था, लेकिन जिस धार्मिक नीति को उसने अपनाया था वह धार्मिक नीति एक शासक की धार्मिक नीति थी, एक ऐसे शासक की जो हिंदुस्तान जैसे मुल्क पर शासन करने जा रहा था। तो वह अपने आप में, अकबर में इतनी बुद्धि उस समय, जबकि मुझे लगता है कि अकबर का एज 1564 में क्या रहा होगा, 13 ईयर्स में तो वह बादशाह हुआ था 1556 में। तो मैं समझता हूं कि उसका एज उस समय मुश्किल से 20-21 वर्ष रहा होगा।
20-21 वर्ष की उम्र में ये बात उसकी समझ में आ गई थी कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में शासन करने के लिए हमें यहाँ के बहुसंख्यक हिंदुओं की धार्मिक अपंगता दूर करनी होगी, तभी हम सफल होंगे। चलिए, लेकिन पॉलिसी में अबेरेशन आता है, कहीं ना कहीं पॉलिसी में एक डाइवर्जन आता है, और कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि यह गलती अकबर ने भी दोहराई है, अकबर से भी यह गलती हुई है। जैसे चित्तौड़ के किले पर हो सकता है उसके अंदर के जो मध्य एशियाई किंग है या मोनार्क है वह आ गया, अपने प्रभाव में ले लिया उसे, और उसने वहां कत्लेआम करवा दिया। लेकिन उसके बाद भी अकबर ने 1573 से उसका धार्मिक नीति का दूसरा चरण शुरू होता है। सतीश चंद्र के शब्दों में, जब अकबर धीरे धीरे धार्मिक रहस्यवाद की तरफ मुड़ा और इस्लाम के मर्म को पहले समझने का प्रयास किया, तो इस्लाम के मर्म को समझने का प्रयास किया, और इसी क्रम में उसने 1575 में इबादत खाना की स्थापना की। और इबादत खाना उसने फतेहपुर सीकरी में बनाया। वहां पर उसने पहले उलेमाओं की बैठक बुलाई और उनसे कहा गया, इस्लामी विशेषज्ञों से, कि आप हमें इस्लाम धर्म के मर्म को समझाइए। लेकिन सतीश चंद लिखते हैं कि भाई अकबर को एक दिन मितली तब आ गई उस कट्टर उलेमाओं से कि जब वह अपने इबादत खाना से एक बार जाके अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहा था, तो विश्राम के दरमियान बहुत ज्यादा शोर शराबे होने लगे। तो शोर शराबे सुनकर अपने शयन कक्ष में जग गया और जग कर सीधा इबादत खाना की तरफ दौड़ा कि ऐसा क्या हो गया। वहां पर देखा कि दो कट्टर उलेमाओं के बीच इतना ज्यादा मतभेद हो गया था कि दोनों ने अपनी अपनी तलवारें खींच ली थी और एक दूसरे पर वार करने की ताक में थे। तो अकबर ने बीचों बचाव करके रोका। उसके बाद अकबर का मुंह भंग हो गया। उसको लगा कि भाई इन कट्टर उलेमाओं पर डिपेंड करके हम कभी धर्म के मर्म को वाकई में नहीं समझ सकते। तो दैट्स व्हाई इन 1579 he opened the gate of his इबादत खाना for the representative of the all sects। उसने सभी धार्मिक पंथों के प्रतिनिधि के लिए अपने इबादत खाना का दरवाजा खोल दिया। फिर उसने वहां पर पुर्तगीजों की मदद से ईसाई संतों को बुलाया। हिंदू में पुरुषोत्तम और देवी आए, जैन में मेहरजी राणा, पारसी में मेहरजी राणा आए, जैन संत आए जिनसे प्रभासुरी, और सारे संतों के साथ उसने कम्युनिकेट किया और तब उसने धर्म के मर्म को समझने का प्रयास किया। सतीश चंद्र यहाँ कहते हैं कि शिकागो धार्मिक सम्मेलन, आप लोगों ने शिकागो धार्मिक सम्मेलन का नाम सुन रखा होगा क्योंकि उसको स्वामी विवेकानंद ने कभी एड्रेस किया था। तो शिकागो धार्मिक सम्मेलन से 300 वर्ष पहले अकबर ने सफलतापूर्वक फतेहपुर सीकरी में एक धार्मिक सम्मेलन बुलाया। इट वॉज ए ग्रेटर अचीवमेंट ऑफ द टाइम। हालांकि आप कहेंगे कि बहुत ज्यादा चाटुकारिता हो रही है क्योंकि सतीश चंद्र जो भी लिखेंगे वो अकबर के विषय में ही लिखेंगे। इसका भी मैं आपको आगे जवाब दूंगा। फिर सतीश चंद्र भी लिखते हैं कि 1579 में वे, या मेन स्ट्रीम सारे हिस्टोरियन लिखते हैं, जो कि सतीश चंद्र का केवल अकेला विचार नहीं है, ये बाकी जो अलीगढ़ स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी है उनका भी विचार है। आप इक्तिदार आलम खान ने भी अकबर के धर्म पर काम किया है। प्रोफेसर इरफान हबीब ने भी बहुत सारी राइटिंग इसके ऊपर की हुई है। इसके बाद मैं समझता हूं इक्तिदार आलम खान ने एक्सक्लूसिव काम किया है, सीन मुसूबी ने भी लिखा है। सो मेनी स्कॉलर्स आर राइटिंग ओवर अकबर। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत सारे स्कॉलर्स ने इस पर शोध किया है। तो मैं आपको यह बताना चाहता कि जब उन्होंने 1579 में अकबर ने इस्लाम धर्म के अंतर्गत सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने का प्रयास किया था। आप लोगों ने अकबर के एक महजरनामा का नाम सुन रखा होगा। महजरनामा के तहत उसने यही चाहा था कि हम इस्लाम के अंतर्गत सर्वोच्च स्थान प्राप्त करें। पहले इस्लाम के अंतर्गत ही सर्वोच्च स्थान प्राप्त करना चाहता था। इसीलिए उसने घोषित किया कि अगर विभिन्न उलेमाओं के बीच शरीयत की व्याख्या, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या तो मुस्लिम शरीयत की व्याख्या को लेकर होती थी शासक के सामने, क्योंकि अलग अलग उलेमा शरीयत की व्याख्या अलग अलग करते थे। अब उसमें समस्या यह होती थी कि उलेमाओं का जो रूप होता था वो बहुत हार्डलाइनर रूप होता था कि शासक को ये करना चाहिए, शासक को इस्लाम के संवर्धन के लिए ये करना चाहिए, शासक को हिंदू प्रजा पर यह नियंत्रण लगाना चाहिए, वो नियंत्रण लगाना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि चाहे वो दिल्ली के सुल्तान हो या मुगल शासक, उनकी मजबूरी क्या थी। वो हिंदू एक ऐसे मुल्क पर शासन करने आए थे जहां बहुसंख्यक हिंदू थे।
तो उस मुल्क पर वो तलवार के बल पर शासन नहीं कर सकते थे, तो शासक को थोड़ी उदार नीति अपनानी पड़ती थी, क्योंकि हिंदू प्रजा को अपने प्रभाव में लेने के लिए। और उलेमा का रुख कट्टर होता था, वो बार बार शासक पर या स्टेट पर यह चार्ज करते थे कि स्टेट इस्लाम के संवर्धन के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रहा है। इस विरोधाभास की स्थिति से अकबर को भी जूझना पड़ा, क्योंकि मुस्लिम उलेमा जो शरीयत की व्याख्या करते थे, मुस्लिम शरीयत एक तरह से इस्लामी कानून था, वो अलग अलग करते थे। तो अकबर ने महजरनामा की घोषणा करके अपना सर्वोच्च स्थान सुरक्षित करने की कोशिश की। उसने इंसान कामिल की उपाधि ली और उसने एक तरह से घोषित किया, इमाम आदिल की टाइटल ले ली कि अगर विभिन्न उलेमाओं के मुस्लिम शरीयत की व्याख्या में विभिन्न उलेमाओं के विचारों में मतभेद हो, तो अकबर इंसान एक कामिल होने के नाते उनमें से किसी एक विचार को चुन सकता है। इतना ही नहीं, अगर अकबर चाहे तो किसी नए विचार को भी दे सकता है। तो इसने कोशिश की, परिणाम हुआ कि अकबर के अगेंस्ट में 79-80 में बहुत सारे विद्रोह शुरू हो गए और उलेमाओं ने इस विद्रोह का नेतृत्व कर दिया। एक मुल्ला मोहम्मद यजदी था, उसने अकबर के विरुद्ध फतवा जारी कर दिया और अकबर का एक सौतेला भाई था मिर्जा हाकिम, जो काबुल का गवर्नर सूबेदार था, उसके नाम पर उसने खुतबा पढ़ दिया। खुतबा पढ़ने का मतलब है कि उसको वैध शासक घोषित करने का प्रयास किया। अकबर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। कुछ अमीरों ने विद्रोह किया उलेमाओं के फेवर में, क्योंकि अकबर ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी लागू की थी, उसने जो प्रशासनिक केंद्रीयकरण की नीति अपनाई थी, परिणाम हुआ कि अकबर को बहुत एड़ी चोटी एक करना पड़ा इस विद्रोह को दबाने में, और 1 साल तक ये विद्रोह चलता रहा। अंततः अकबर ने इस विद्रोह को दबा दिया राजपूतों के समर्थन से। अब मैं आपको बताऊं कि मिर्जा हाकिम का रास्ता रोकने के लिए वो किसी मुस्लिम सूबेदार को नहीं भेजा था, किसी मुस्लिम अमीर को नहीं भेजा था, वो भेजा था कछवाहा शासक भगवान दास और मानसिंह। ये दोनों गए थे उसका रास्ता रोकने के लिए, जो कछवाहा राजपूत शासक थे। ये तो अकबर की पॉलिसी। तो इस तरह से अकबर ने सफलता पाई। उसके बाद अकबर, हालांकि अकबर ने महजरनामा इसलिए लाया था ताकि हम उलेमाओं के हाथ से मुस्लिम शरीयत की व्याख्या का एक अधिकार अपने हाथों में ले ले, लेकिन फिर भी उसे सफलता नहीं मिली। तो उसने 1579 में एक और कदम उठाया। पहली बार उसने फतेहपुर सिकरी के जामा मस्जिद में खुद अपने नाम से खुतबा पढ़ा। यह इसी तरह की बात है कि कोई इंसान कहीं ना कहीं सनातनी विवाह प्रथा से रुष्ट होकर या कहीं ना कहीं जो पृष्ठभूमि है यानी पुरोहितवाद है, उसे नाखुश होकर वह अपने पुत्र या पुत्री का विवाह का मंत्र स्वयं पढ़ा दे और वह किसी वहां पर किसी कंजर्वेटिव पंडित को इनवाइट ना करे। अकबर ने कुछ इसी तरह की बात की। उसने उलेमा को इनवाइट नहीं किया, बल्कि उसने अपना खुतबा अपने नाम से पढ़ा, और इसका एविडेंस है, प्रॉपर साइंटिफिक एविडेंस है। यह अपने आप में उस समय के इस्लामी जगत के लिए क्रांतिकारी कदम था। सिर्फ इतना ही नहीं, जब 1582 में उसने दीन इलाही चलाया है, इसको तो नई एनसीईआरटी भी कबूल करता है। और दीन इलाही का मतलब है कि उसने कहीं ना कहीं इस्लाम का प्रभाव को समाप्त करने का, इस्लाम का जो प्रशासन पर जो इस्लामी नीति है या इस्लाम का बढ़ता हुआ प्रभाव है, उसको उसने प्रशासनिक नीति पर कम करने का प्रयास किया। ये बिल्कुल इस बात का एविडेंस है कि उसने कम करने का प्रयास किया, बढ़ाने का प्रयास नहीं किया, कम करने का प्रयास किया। यह तथ्य दर्शाता है दूसरी बात कि जो दीन इलाही कोई धर्म नहीं था, एक हाईएस्ट कोड ऑफ कंडक्ट था। प्रोफेसर रोमिला थापर ने तो उसकी तुलना अशोक के धम्मा से की कि अशोक ने जिस तरह धम्मा नीति के माध्यम से एक कॉमन आचार संहिता लाने की कोशिश की थी, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का प्रयास किया था, उसी तरह अकबर ने दीन इलाही के नाम से प्रयास किया था। अब आप कहेंगे कि सर आप जितनी भी बातें बोल रहे हैं वो सारी बातें तो आप इसी हिस्टोरियंस की बोल रहे हैं जिसको आप तथाकथित मानते हैं कि लेफ्टिस्ट या मार्क्सिस्ट। नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूं। अब मैं आपको बताता हूं आज जो नई एनसीईआरटी लिखी गई है उसका रिसर्च का बेसिस क्या, आप ये बताइए। उसका अभी जो आईसीएचआर है वह कोई नई हिस्टोरिकल रिसर्च करवाकर
और तब वो चीजों की स्टेब्लिश नहीं कर रहा है। वो जो पुरानी हिस्टोरियंस थी, राष्ट्रवादी इतिहास लेखक, जिसमें दो इंपॉर्टेंट इतिहासकार हैं, मैं आपको नाम बताऊं, सर जगन्नाथ सरकार और श्री राम शर्मा। तो सर जगन्नाथ सरकार और श्री राम शर्मा ने सबसे पहले, जिसको प्री मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी आप कहते हैं, वो मार्क्सवादी इतिहासकारों या अलीगढ़ हिस्टोरियन से पहले लिखा था। मैं आपको बताऊं, यह भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि सतीश चंद्रा ने जो अपना इतिहास लिखा, वो सर जगन्नाथ सरकार के खंडन में लिखा। और वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जब छात्र थे और उन्होंने एमए को जब फर्स्ट क्लास फर्स्ट से जब वो पास किया था, तो आरपी त्रिपाठी जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, उन्होंने उनको काम सपोर्ट किया था। क्योंकि वो तो सतीश चंद्र सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते थे, तो हिस्टोरियन भी नहीं बनना चाहते थे। लेकिन आरपी त्रिपाठी ने उन्हें कहा कि तुम सिविल सर्विसेज की तरफ मत जाओ, तुम एक इंडिया में एक बहुत बड़ा काम करने के लिए आए हो, तुम मध्ययुगीन इतिहास को एक नई दिशा देने के लिए आए हो, मध्यकालीन भारत के इतिहास को में तुम एक नया ट्रेंड सेटर बनोगे। और तब बाद में उन्होंने पूछा तो मैं फिर करूं क्या, तो कहा कि आप जाके सर जगन्नाथ सरकार का अध्ययन करिए, उसका खंडन करिए। आप पूरी आप सर जगन्नाथ सरकार और एस.आर. शर्मा यानी श्री राम शर्मा का इतिहास लेखन आप देखिए, जिस पर कि आज की एनसीईआरटी रिलाई करेगी। जो नई एनसीईआरटी में लिखी होगी उनसे इंस्पायर्ड होगी, उस हिस्टोरियन से। पूरी उनका सर जगन्नाथ सरकार और श्री राम शर्मा का बल इसी बात पर है कि अकबर की उदार नीति के कारण मुगल साम्राज्य का निर्माण हुआ और अकबर की अनुदार नीति के कारण मुगल साम्राज्य का विघटन हो गया। अब रह गई मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी की बात। देखिए, मैं आपको यह बताता हूं कि अगर आप हिस्ट्री एक टेक्निकल, मतलब से सारे सब्जेक्ट हैं, उसी तरह हिस्ट्री भी एक सब्जेक्ट है। तो होता क्या है कि जब हिस्ट्री के मूल्यांकन की बात होती है, उसको बड़ा ही कॉमन पैरामीटर से मूल्यांकन किया जाता है। कोई अगर किसी सेमिनार में कुछ सुन लेता है, कोई अगर व्हाट्सएप में कुछ पढ़ लेता है, किसी जगह पर कुछ लिखी हुई बातें मिलती है, तो उसी आधार पर उसका खंडन कर देते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि आप लोग इंडिया के एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं। आप किसी चीज का मूल्यांकन करने से पहले थोड़ी सी आलोचनात्मक सोच विकसित करिए, जज बनिए, हर पक्ष का सुनिए, फिर डिसीजन लीजिए। तो सर जगन्नाथ सरकार श्री राम शर्मा के इस कथन से मार्क्सवादी या तथाकथित अलीगढ़ स्कॉलर्स जो हैं, वो ये नहीं कहते कि औरंगजेब, अगर अकबर महान था तो औरंगजेब भी महान था, ऐसा नहीं कहते। मतभेद किस मुद्दे पर? मतभेद इस मुद्दे पर है कि वो जो हिस्टोरियन कहते हैं कि अकबर की महानता के कारण मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, सॉरी, अकबर की महान और अकबर की उदार नीति के कारण मुगल साम्राज्य का निर्माण हुआ, उसे मजबूती आई, लेकिन औरंगजेब की कट्टर नीति के कारण यह साम्राज्य विघटित हो गया। इस पर अलीगढ़ स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी यही कहती है कि देखिए, व्यक्ति जो होता है वह व्यक्ति और भौतिक परिस्थितियां, ये दोनों अलग चीज होती है। और व्यक्ति की नीति इतिहास की धारा को प्रभावित करती है, लेकिन निर्णायक भूमिका व्यक्ति की नहीं होती है, भौतिक स्थितियां की होती है। तो वह निश्चय ही उदार था, औरंगजेब निश्चय ही अनुदार था। लेकिन मुगल साम्राज्य का निर्माण और पतन की व्याख्या प्लीज आप केवल उदारता और अनुदारता के परिप्रेक्ष्य में मत करिए। मैं एक शासक की उदारता या अनुदारता इतना बड़ा परिवर्तन नहीं ला सकती। इतना बड़ा परिवर्तन लाने के लिए उस समय की परिस्थितियां भी चाहिए, बिकॉज इंडिविजुअल्स आर द प्रोडक्ट ऑफ हिज टाइम। कोई जो व्यक्ति होता है वो अपने समय की उपज होता है। अकबर अपने समय की उपज है, औरंगजेब अपने समय की उपज है। अकबर के बनने की परिस्थितियां और औरंगजेब के बनने की परिस्थितियां, यानी इसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति की भूमिका नहीं। अकबर निश्चय ही ज्यादा उदार है अपने व्यक्तिगत सोच में, औरंगजेब निश्चय ही ज्यादा कट्टर है, लेकिन परिस्थितियां ने औरंगजेब की कट्टरता को बढ़ा दिया और परिस्थितियां ने अकबर की उदारता को बढ़ा दिया। यही कहना है अलीगढ़ स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी का। तो खैर एनीवे, इतना तो आप मानेंगे कि सर जगन्नाथ सरकार और श्री राम शर्मा भी अगर ऐसा कहते हैं, जिसको आज के जो हुक्मरान हैं या आज के जो ICHR होगा, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च है, उनके आइडियल हिस्टोरियन होंगे सर जगन्नाथ सरकार और श्री राम शर्मा, क्योंकि मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन से पहले आए थे और वो राष्ट्रवादी परंपरा में लिख रहे थे। लेकिन दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा,
एक हमारे पास ये एविडेंस है कि सर जगन्नाथ सरकार और श्री राम शर्मा जैसे विद्वान ने भी अकबर को एक महान और उदार शासक माना। दूसरी बात मैं आपको कहता हूं कि उस समय का अकबर का एक बड़ा ही कॉन्टेम्पररी हिस्टोरियन है, आप लोग नाम सुनेंगे, कॉन्टेम्पररी स्कॉलर है बदाऊनी। बदाऊनी की पहचान ही यही है कि अगर बदाऊनी किसी की शिकायत कर रहा हो तो इसका मतलब समझिए कि वो आदमी धर्म के मामले में उदार है, क्योंकि बदाऊनी स्वयं धर्म के मामले में कट्टर है। और बदाऊनी अकबर का बहुत बड़ा आलोचक है। वो कहता है कि इसका अकबर का दिमाग फिर गया था। चुपके से लिखता है, मुंतखाब उल लुबाब जो लिखता है वो अकबर के सामने वो चुपके से लिखता है। मतलब अकबर ने उसको अधिकृत नहीं किया था इतिहास लिखने के लिए, वो अपनी मर्जी से लिखता है। लेकिन मुंतखाब उल लुबाब मुंतखाब उल तवारिख, मुंतखाब उल लुबाब तो खाफी खान का है, मुंतखाब उल तवारिख यह उसकी कृति है बदाऊनी की। और बदाऊनी लिखता है कि अकबर का दिमाग फिर गया था, वह इस्लाम को अहमदी कास कहने लगा था। वह इस्लाम भी नहीं बोलता था, अहमदी कास। ये बदाऊनी का चार्ज, उसका दिमाग फिर गया था। और बदाऊनी को बेसिस बना के एक ब्रिटिश हिस्टोरियन ने स्मिथ ने लिखा अकबर के दिन इलाही को कि अकबर की मुख्ता का प्रतीक था, क्योंकि अकबर से ब्रिटिश हिस्टोरियन नाराज रहते थे। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश हिस्टोरियन को भारत में मुगल लेगेसी का सामना करना। मतलब आप एक ही बात यही समझिए कि मुगल जो भारत में शासन कर रहे थे उससे ब्रिटिश जेलर्स थे, उससे ईर्ष्या होती थी, अकबर से उन्हें जलन होती थी, क्योंकि हिंदुस्तान के जेहन में अकबर समाया हुआ था। महारानी विक्टोरिया ने लाख प्रयास किया, लेकिन हिंदुस्तान के जेहन में जो अकबर की छवि थी विक्टोरिया की छवि नहीं बन सकी। तो ब्रिटिश हिस्टोरियंस हमेशा अकबर को डाउनग्रेड करने की कोशिश करते और उन्होंने बदाऊनी को अपने लेखन में आधार, ये नहीं कहते हैं। मैं मानता हूं कि अबुल फजल अकबर का चाटुकार हिस्टोरियन हो सकता है, उसका कोर्ट हिस्टोरियन है, अकबर ने उस पर बहुत सारी मेहरबानी की है। तो मैं नहीं कहता हूं कि हम ब्लाइंडली अबुल फजल ने अकबर के बारे में लिखा है उस पर बिलीव करें। हम अबुल फजल और बदाऊनी दोनों को आसपास आमने सामने रखकर देखें। लेकिन बदाऊनी जैसा कट्टर मुसलमान अगर अकबर की आलोचना करता है तो इसका मतलब अकबर उदार था, नहीं तो वो उसकी आलोचना नहीं करता, अकबर उसका प्रिय पात्र। यही इसका एविडेंस। दूसरा एविडेंस मैंने दिया, और भी एविडेंस मैं देने वाला हूं। तो ये हो गई बदाऊनी का। तीसरा एविडेंस है कि क्या ये कोई हिस्टोरियंस को रिजेक्ट कर सकता है? अकबर ने महत्वपूर्ण संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया, उसने रामायण के अनुवाद करवाए, उसने महाभारत के अनुवाद करवाए, उसने लीलावती का अनुवाद करवाया, उसने नल दमयंती का अनुवाद करवाया, और सबसे बढ़कर उसने रामायण और महाभारत के पांडुलिपि चित्रकारी करवाई, मिनिएचर पेंटिंग बनी, मिनिएचर पेंटिंग। पूरे रामायण और महाभारत की कथा पेंटिंग्स में उसने बनवाई। और मैं आपको बताऊं कि उसने रामायण का अनुवाद किससे करवाया? तो बदाऊनी से करवाया। बदाऊनी के लिए इससे बड़ा पनिशमेंट और कुछ भी नहीं हो सकता था कि जब उसे रामायण का अनुवाद अकबर के आदेश से करना पड़ा। ये क्या चीजें इस बात का प्रमाण नहीं है कि वह अकबर उदार था, अकबर महान था? अब छोड़िए, अब लास्ट आइए, लास्ट एविडेंस मैं आपको देता। भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान बना। पाकिस्तान के जो हुक्मरान थे उनके व्यक्तिगत लाइफ जैसे भी रहे, लेकिन अपने आप को जब उन्होंने पाकिस्तान को एक सेपरेट राष्ट्र बनाने की बात की और सेपरेट नेशन बनाने का प्रयास किया, तो उनका यही कहना था कि हम मुसलमानों को एक राष्ट्र दे रहे हैं और मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान में कभी न्याय नहीं हुआ है, और हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ तभी न्याय होगा जब मुसलमानों का एक अलग राष्ट्र हो। और जब पाकिस्तान बना तो सबसे पहले पाकिस्तान की पहचान की बात आई कि पाकिस्तान की पहचान कैसे बनेगी, तो हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान लिखा गया। और आई.एच. कुरैशी कभी भारत हिंदुस्तान में एक इतिहासकार हुआ करते थे, और वो सेंट स्टीफेंस कॉलेज के प्रोडक्ट्स थे, जहां की बहुत ही सेकुलर परंपरा रही है। लेकिन बाद में वो बड़े कट्टर हिस्टोरियन बन गए और यहां से माइग्रेट करके पाकिस्तान चले गए, और पाकिस्तान में उन्होंने हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान लिखा। उसका हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान 4 वॉल्यूम में लिखा गया,
तो उसमें एक तीसरा वॉल्यूम है जो अकबर औरंगजेब के बारे में डील करता है, उसको हालांकि दूसरे किसी हिस्टोरियन ने लिखा है। तो जो तीसरा वॉल्यूम है जो अकबर औरंगजेब के बारे में वो डिस्कस करता है हिस्ट्री, उसमें मैं आपको बताऊं कि एक पाकिस्तान की हिस्ट्री में अकबर को खलनायक और औरंगजेब को नायक बताया गया। पता है, कहा गया है कि अकबर ने जो इस्लाम विरोधी नीति अपनाई थी, उसकी इस्लाम विरोधी नीति से हिंदुओं का मनोबल बहुत ज्यादा बढ़ गया था और बहुत उद्दंड और अनुशासनहीन हो गए थे। इसलिए औरंगजेब को हिंदुओं को अनुशासित करने के लिए, हिंदुओं को उनकी औकात दिखाने के लिए कट्टर नीति अपनानी पड़ी। अब बताइए, पाकिस्तान के प्रिय चरित्र अगर औरंगजेब है और हिंदुस्तान के प्रिय चरित्र अकबर है, तो पाकिस्तान के अकबर खलनायक हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लिए असहनीय है कि अकबर हिंदुओं के प्रति उदार नीति। ये सबसे बड़ा सबूत है इस बात का कि अकबर एक उदार शासक और महान शासक था। अब पाकिस्तानी अकबर की लेगेसी को डिनाई कर दिया, अब हिंदुस्तानी भी अगर अकबर की लेगेसी को डिनाई कर दे तो क्या होगा, समझ ही सकते हैं कि तो जन्नत और जहन्नुम दोनों खोने की बात होगी। तो मुझे लगता है कि अकबर को इन बातों के प्रकाश में समझने की आवश्यकता है माय स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। और मुझे लगता है कि मैं इस लेक्चर को और ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहूंगा। मुझे लगता है कि आपको कुछ बेसिक बातें और हमारे एविडेंस से आप जरूर संतुष्ट हुए होंगे, और हम आपसे यही अनुरोध करेंगे कि मुझे भी खुशी होती है आपके बहुत सारे डाउट को दूर करने के लिए। और कुछ इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक आता है जहां डिसीजन लेना आपको मुश्किल हो जाता है, तो आप लोग अपने कमेंट में जरूर डालिएगा कि आपका क्या विचार रहा। और हमारी टीम बड़ी ईमानदारी से इन चीजों को देखेगी। आप भी धीरे धीरे आप आलोचनात्मक सोच विकसित करिए, और मुझे भी आपके लिए कुछ करने का मौका मिलेगा तो मुझे खुशी होगी। और आप यह भी हिंट करिएगा कि आगे अब आपको किस टॉपिक के ऊपर समस्या है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी इस डिमांड को पूरा करें। तो आज मैं यही रुकता हूं, फिर दूसरे लेक्चर में आपसे मिलता हूं। थैंक यू वेरी मच। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।